बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी मीडियम के मैथ का एक्सरसाइज नंबर 4.3 के सवालों को हल करेंगे। इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो हमने सारे के सारे फार्मूले एक ही दिन इंट्रोडक्शन का जो क्लास लिया था उसमें भी डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर भी इस एक्सरसाइज के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम बता दे रहे हैं फिर से, और फिर उसके सवालों को हल करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज। और हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक है, न्यू वाली बुक जो एनसीईआरटी की आई है, हम उससे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसी से हमने लेसन नंबर जो 3 है उसको भी हल किया है, लेसन नंबर 4 को भी हल किया है। ठीक है, और उसी बुक से हम लोग सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 में क्या है कि आपको बेसिकली ये जानना है कि जो द्विघात समीकरण दिया है उसके मूल कैसे होंगे। हमने आपको बताया था कि जो भी द्विघात समीकरण होते हैं उनका जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है बेटा वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अगर ये इक्वल टू 0 हम ना लगाएं तो फिर बेटा इसको हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। अरे बात समझ में कि अगर इक्वल टू 0 अगर हम ना लिखें तो फिर उसको हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही इक्वल टू 0 हमने लिखा अब वो द्विघात बहुपद नहीं रहा, द्विघात समीकरण में बदल गया। ठीक है, द्विघात बहुपद का और द्विघात समीकरण में बस यही मूल अंतर होता है कि द्विघात बहुपद में 0 नहीं देता है और द्विघात समीकरण में इक्वल टू 0 देता है। चाहे द्विघात बहुपद हो चाहे द्विघात समीकरण हो, जो मूल निकलेंगे वो दो ही निकलेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों की जो डिग्री होती है, ऑर्डर होता है, वो दो ही होता है, तो उसके मूल दो ही निकलते हैं, अल्फा और बीटा। अब इस द्विघात समीकरण में हमको जांचना है कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल दो होंगे वो किस टाइप के होंगे, वास्तविक होंगे कि वास्तविक नहीं होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, ये चीज हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे चेक करें? देखिए यदि हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेक्तर निकालेंगे, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तब जो मूल होंगे ना वास्तविक होंगे और बराबर नहीं होंगे। यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मतलब b² माइनस 4ac का मान हमने निकाला और वो माइनस में कोई नंबर आ गया, कोई ऋणात्मक संख्या आ गया, -2 -3 -4, तो वो 0 से छोटा हो गया, तो फिर जो मूल होंगे वास्तविक नहीं होंगे, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तब जो मूल होंगे ना बेटा कैसे होंगे? बराबर होंगे। दो मूल तो होंगे अल्फा और बीटा, और वो दोनों मूल कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये तीन कंडीशंस आपको हमेशा याद रखने हैं, अपने माइंड में इसको सेट कर लेना है
कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ गया, कोई धनात्मक संख्या आ गया, तो जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, अनइक्वल होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे। लेस देन 0 आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, देन द रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। जो रूट्स होंगे, मूल होंगे, वो वास्तविक नहीं होंगे, इमेजिनरी होगा, एक काल्पनिक संख्या होगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है तो जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो आपका जो एक्सरसाइज 4.3 है उसमें इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग सारे सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 4.3 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक का पहला क्वेश्चन, उसमें इस तरीके से 3 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा सवाल है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसी का जो थर्ड पार्ट है, तीसरा सवाल है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें जो है तीनों सवालों में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है आपको, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की, पहला सवाल है ये, प्रकृति ज्ञात करें। ये जो 3 सवाल दिए गए हैं ना, इनके मूलों की प्रकृति निकालनी है। और अगर मूल वास्तविक हो रहे, अस्तित्व में है, तो फिर उसको ज्ञात भी करना है। और अगर मूल का अस्तित्व नहीं है, मतलब वो इमेजिनरी कोई नंबर है, तो फिर उसको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको मेनली से मूल की प्रकृति निकालनी है, तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए यही कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ a का मान कितना है, x² के आगे, देखिएगा बेटा, x² के आगे जो भी नंबर होता है, x² हो या y² हो या z² हो या cube² हो, r² हो, ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, चर राशि होती है, तो उसमें जो स्क्वायर वाला टर्म होता है, उसके आगे जो भी नंबर्स दिया रहता है उसी को हम लोग a बोलते हैं। यानी x² के आगे क्या है, 2, तो a का मान हो गया 2। b किसको कहते हैं, x। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। a किसको कहते हैं, x का गुणा, x² का गुणा। b किसको कहते हैं, x का गुणांक। और c किसको कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, नियतांक, जिसमें ना तो x होता है, ना तो y होता है, ना तो z होता है। नियतांक जो होता है, निश्चित टर्म जो होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से a का मान कितना हो गया, इसमें 2, b का मान क्या हो गया, x का गुणांक जो होगा -3, और c का मान जो कांस्टेंट टर्म है, जिसमें ना तो x जुड़ा है, ना तो y जुड़ा है, ना तो z जुड़ा है, तो c का मान कितना आ गया, 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे b² माइनस 4ac का मान। देखिए क्या कैसा आ रहा है, b की वैल्यू -3, 4a का मतलब 2, c का मतलब 5। ये कितना हो गया, 9 माइनस 4 × 20, 20 × 40। आंसर आ गया हमारे पास -31 आया ना, जो कि लेस देन 0 है। ये क्या है, लेस देन 0 आता है। तब जो मूल होंगे कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि ये कैसा आ गया, माइनस में आ गया, जो कि 0 से छोटा है, तो मूलों का जो होगा अस्तित्व नहीं होगा। अगर वही प्लस में आया रहता कोई नंबर, +2, +3, +5, 10 जो भी आया था, तो फिर मूलों का अस्तित्व होता, उसको हम लोग निकालते। लेकिन यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो फिर उसको नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। हमने ये पहले आपको बता दिया, तो ये आपको अब जान जाना है हर सवाल में कि a
क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं। ए का मान कितना होगा बेटा, जल्दी से बताइए आप लोग। ए का मान कितना होगा 3, बी का मान कितना होगा बेटा बताइए जल्दी से, -4√3, और सी का मान क्या होगा बेटा 4। जो लास्ट में टर्म दिया है जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ नहीं जुड़ा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सी, एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हम क्या करो बेटा बताओ जल्दी से, दूसरा स्टेप क्या करना है, b² - 4ac का मान निकाल लेना है। ठीक है, b की वैल्यू -4√3 -4a का मतलब हो गया 3 और c का मतलब हो गया 4। ये देखिए बेटा -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा 48। तो ये हो गया हमारे पास 48 माइनस 4 × 4 = 16 या 48, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 48, यानी क्या आ गया ये 0। अतः मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। मूलों की प्रकृति आपको बतानी है, तो मूल जो होंगे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, तीसरे में आपको क्या करना है, इसका तो अस्तित्व है ना बेटा, अस्तित्व तो आ गया, तो फिर इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, आप इसका गुणनखंड कर सकते हो, गुणनखंड करके निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है देखिए, 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -6 और c की वैल्यू कितनी है 3। अब आपको क्या करना है बेटा, जब a b c का मान हम लोग निकाल लेंगे तो उसके बाद हमको क्या करना है, b² - 4ac का मान निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू है हमारे पास -6 का स्क्वायर -4a, एक का मतलब कितना हो गया 2 और c का मतलब हो गया 3। ये हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, ग्रेटर देन 0। अतः मूल वास्तविक होंगे मूलों का अस्तित्व होगा, यहाँ पर भी मूलों का अस्तित्व है और वहां पर भी मूलों का अस्तित्व है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो उन दोनों मूलों को आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपके पास कई सारे तरीके हैं, आप किसी भी विधि का प्रयोग करके मूल ज्ञात कर सकते हैं। एक आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, या फिर एक आप गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लीजिए, किसी भी विधि का, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप यही विधि यूज करें, तो आप किसी भी विधि का प्रयोग करके इसका हल निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सबसे आसान वही रहता है, -b + -√b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जो इक्वेशन बनी है, देखिए b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है और ये b के पास भी माइनस है, तो हो जाएगा +4√3 -√b² का मतलब हो गया 4 × 16 16 48 -4ac का मान 48 ही आ जाएगा /2a। a का मतलब हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 रख लेंगे। तो ये तो रूट के अंदर पूरा 0 हो गया, 48 - 48 पूरा 0 हो गया, तो हमारे पास बच क्या है 4√3/2 × 3। ठीक है, तो 2 से इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये 2 कट गया, और फिर √3 जो है नीचे ना, इसको आप √3 को हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी 3 को √3 × √3 इस तरह, एक ही तरह ऐसे, एक √3 और एक √3 कट जाएगा, तो क्या रहेगा 2/√3। दोनों रूट्स बराबर ही होंगे, तो एक अगर 2/√3 है तो दूसरा भी 2/√3 ही रहेगा। क्लियर है ना, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है,
यहाँ जो 3 था, यहाँ पे 3 जो था, ये तो टोटल 0 हो गया। यहाँ जो 3 था उसी जगह पर मैंने लिखा √3 तो एक √3 नीचे वाले से कट गया और इस 2 से 4 कट गया तो क्या बचा 2/√3 और दोनों रूट्स बराबर है तो 2/√3 2/√3 होंगे। इसी तरह इसका भी निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे b² - 4ac/2। ठीक है, b का मान कितना है हमारे पास -6 वो +6 हो जाएगा। b² यानी 36 माइनस 4ac तो 4ac का मान कितना हो जाएगा 4ac का मान आ जाएगा 24। देखिए मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, नीचे आ गया 2a तो 2a की जगह हम क्या ले लेंगे 2। आइए बात समझ में क्या हमने क्या किया है। आप क्या किया जाएगा 36 में से 12 घटाइए कितना बच जाएगा 36 में से 24 से 12 नीचे हो जाएगा 4। 12 का स्क्वायर रूट जो होता है ना बेटा वो 4 पे 12 यानी 4 का अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 ± 2 √3/4 इस तरह का सिचुएशन आएगा। ठीक है, 12 को हम उस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 जो है ना उसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट। अब ये क्या हो गया 6 ± यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ भी 2 है और 6 के पास भी 2 है तो 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा 3 ± √3/4। 2 से ये कट जाएगा 4 तो अब हमारे पास क्या बचा 3 ± √3/2। ये इसके रूट्स हो गए, मूल हो गए। तो एक हो जाएगा यहाँ पे प्लस ले लेंगे और एक के लिए माइनस। तो एक हो जाएगा 3 +√3/2 और दूसरा हो जाएगा 3 -√3/2। तो इस तरह एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो उसमें 3 पार्ट है और तीनों आपके कंप्लीट हो गए। पहले क्वेश्चन में क्या है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और अगर मूल का अस्तित्व है तो फिर उसको ज्ञात करना है, मूल का अस्तित्व नहीं है तो उसे ज्ञात करने की जरूरत नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो b² - 4ac था उसका मान नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा हो गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ पे 0 आ गया तो मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर भी मूल वास्तविक होंगे और अनिकोल होंगे, मूलों का अस्तित्व है। तो इस तरीके से हमने तीनों सवालों को हल कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ा जाए। हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का ही दूसरा सवाल हल करेंगे और दूसरा सवाल क्या है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें यदि उसके दो मूल बराबर हो। देखिए सवाल में ये पहले से दे दिया गया है कि जो द्विघात समीकरण है उसके दोनों मूल बराबर हैं। तो दोनों मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac का मान किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर। ठीक है, तो वहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले क्या होगा a का मान, a हम लोग किसको कहते हैं x² का गुणांक। ये बार बार मैं नहीं बताऊंगी आपको, एक दो बार बता दे रही हूँ। b x का गुणांक और c किसको कहते हैं बेटा जो नियतांक है, कांस्टेंट टर्म है जिसमें x y कुछ जुड़ा हुआ नहीं है उसे हम लोग नियतांक बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x² का गुणांक 2। b किसको कहेंगे x का गुणांक यानी b का मान जो होगा k हो जाएगा और c का मान आ जाएगा 3। अब आपको क्या निकालना है बेटा जल्दी से बताइए आप लोग। हमको निकालना पड़ेगा बेटा b² - 4ac का मान और ये देखना पड़ेगा कि जो b² - 4ac है उसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका मान जो हो 0 के बराबर हो। क्यों? क्योंकि जो दोनों मूल हैं मूल बराबर हैं तब। और सवाल में पहले से दिया गया है कि जो दोनों मूल है ना वो कैसे हैं दोनों बराबर ही है। तो दोनों मूल बराबर होंगे तो b² - 4ac = 0 होगा। ठीक है, अब b का मान a का मान c का मान सब यहाँ पे पढ़ लेंगे। b का मान कितना है k तो k का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 2 और c का मान है 3 = 0। इट मींस k² - 4 × 2 8, 8 × 3 24। दिस इज 0। इट मींस k² 24 को हम लोग उधर लेके जाएंगे तो जाएगा 24। नाउ k = √24 एंड द वैल्यू ऑफ k 24 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 6 लिख सकते हो बेटा। 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2 लेकिन 6 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है।
तो 4 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 2, 6 का नहीं निकलता है तो उसी तरह छोड़ देंगे। और ये अंडर रूट है तो प्लस माइनस दोनों लगाएंगे यहाँ पे। जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यानी k की वैल्यू कैसी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट सॉरी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, दूसरे सवाल को सॉल्व किया जाए। कोई दिक्कत है इसमें बेटा? देखिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको बिल्कुल इजी है। दूसरा सवाल किया जाए। चलिए दूसरे सवाल को पहले इसको जो द्विघात समीकरण है उसके मानक रूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हमको एक्स स्क्वायर वाला टर्म लाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यदि रूट्स या मूल बराबर हो तब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। b की वैल्यू क्या है, अच्छा एक चीज तो मैंने भूल ही गया, हमको पहले a का मान निकालना पड़ेगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू x का गुणा ये 2k हो जाएगा माइनस 2k और c का मान हो गया 6। अब ये सारे मान कर लीजिए, b का मान हो जाएगा माइनस 2k होल स्क्वायर 4a, a की वैल्यू हो जाएगी k और c की वैल्यू हो जाएगी 6 इक्वल टू 0। ना इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। ठीक है बेटा, k का मान आ जाएगा, पहले k स्क्वायर का मान निकालते हैं। 24k बाई 4 ये कितना हो गया 6, ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। ठीक है, अब एक k ये कट जाएगा तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरह से ये दोनों सवाल जो है आपके कंप्लीट हो गए। देखो बेटा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी है, कुछ है नहीं इस सवाल में। ठीक है, आपको केवल फॉर्मूला जो शर्तें हैं ना कि वास्तविक मूल के लिए क्या शर्त है, जो मूल बराबर होंगे उसके लिए क्या शर्त है, मूल जब काल्पनिक होंगे उसके लिए क्या शर्त है, वो बस याद रखिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। वो आपको याद है बेटा तो आराम से आप कर लोगे। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सवाल नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। और सवाल नंबर 3 क्या है, देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तब उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। सवाल ये पूछ रहा है कि क्या एक ऐसा बागीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, इसका मतलब यह जो है क्या है, एक आयत है। ठीक है, तो हम लोग लंबाई को और चौड़ाई को मान लेंगे कुछ, माना कि बगिया की लंबाई बड़ी है ना, चौड़ाई को कर लेंगे, चौड़ाई x है, तब लंबाई 2x होगी, क्योंकि जानते हो बेटा लंबाई जो है ना चौड़ाई से दोगुनी है, यानी चौड़ाई छोटी है और लंबाई उसका दोगुना है, लंबाई बड़ा है। तो जो छोटा है उसको हमने x मान लिया और जो बड़ा है उसको हमने 2x मान लिया। तो चौड़ाई x हो गई और लंबाई जो है वो 2x हो गई। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो वो रख लेंगे, लंबाई की जगह 2x रखेंगे और चौड़ाई की जगह x रखेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना। क्षेत्रफल 800 दिया हुआ है, सवाल पढ़िए, देखिए क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लंबाई 2x माना है हमने, चौड़ाई x माना है, तो ये हो गया 800 और ये हो गया 2x स्क्वायर। क्लियर है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 800 बटा 2। x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 800 बटा 2। 800 बटा 2 का मतलब हो गया 400, है ना। अब क्या होगा, x स्क्वायर का मान आ गया है 400, तो x का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400, यानी x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरह का जो बगिया है वो बनाना संभव है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई आपका आराम से निकल जा रहा है। x का मान आ गया 20 मीटर और 2x आ जाएगा 40 मीटर।
यानी चौड़ाई अतः बगिया की चौड़ाई 20 मीटर और बगिया की लंबाई 40 मीटर है। आगे बात समझ रहे कि नहीं? सब चीज देखिए x टू एक्स स्क्वायर यानी x का जो मान आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव कोई नंबर नहीं आ रहा है। अतः हमको एक ऐसा बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 होगी। तो चौड़ाई उसकी हो जाएगी 20 मीटर और लंबाई हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, अब सवाल चौथा देखिए क्या है। क्या यह संभव है? अगर है तो फिर ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर नहीं ज्ञात करना पड़ेगा। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष हो, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। इस सवाल को पढ़ के, सिचुएशन को समझ के आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है और फिर वहां से अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निगेटिव आता है तो फिर इसका अस्तित्व नहीं होगा, संभव नहीं होगा। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो फिर वह संभव है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो मित्रों की आयु का योगफल कितना है बेटा? 20 वर्ष दिया हुआ है। देखिए दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है, तो एक को हम लोग x मान लेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे? 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का योगफल जो है वो कितना है? 20 वर्ष है। तो एक की आयु अगर x है तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस x हो जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं। माना कि एक मित्र की आयु कितनी है बेटा? x वर्ष है। ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी बेटा? जल्दी से बताइए आप लोग। दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी बेटा? 20 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 20 ही तो आना चाहिए। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व मान लीजिए आपका उम्र जो है आज 15 साल है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या थी? तो 4 वर्ष पूर्व पूछा गया ना, तो अभी जो आपकी आयु है 15 साल, उसमें से 4 वर्ष माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा वो आपका 4 वर्ष पहले की आयु थी। और अगर बाद में पूछा जाए, जैसे मान लीजिए भी आपकी आयु जो है 15 साल है, 4 वर्ष बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी? तो 15 में 4 जोड़ दीजिए। तो अगर बाद वाली उम्र पूछी जाए, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उतना साल हम लोग वर्तमान आयु में जोड़ देते हैं। और अगर पहले का उम्र निकालना हो, 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो हम लोग उतना माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा? अब 4 साल पहले की बात करी जा रही है, तो दोनों मित्रों का एक 4 साल पहले निकाला जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे? 4 साल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 4 साल पहले मित्र की आयु, 4 साल पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? अभी जो आयु है x वर्ष है, यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, वर्तमान आयु। वर्तमान पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 4 साल पहले दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? 4 साल पहले दूसरे मित्र की आयु तो ये थी ना, अभी वर्तमान वाले, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्तमान आयु। ठीक है, तो ये कितनी जाएगी बेटा? 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष, यानी ये कितना हो गया? 16 माइनस x। ठीक है, अब इन दोनों का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व दोनों का क्या था? x माइनस 4 और 16 माइनस x, ये था ना। इन दोनों का गुणनफल क्या था? 48 था। तो फिर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 4 साल पहले की जो आयु है उन दोनों को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे बेटा, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 48 के बराबर हो जाएगा।
क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। x इंटू 16 16x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 16 16 चौक 64, 4 इंटू एक्स ये हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 48, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x और ये हो जाएगा 60, 48 है ना इधर, इसको इधर ला दो, यहाँ क्या बच जाएगा 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 8 6 4 10 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 108 इज इक्वल टू 0। अब इसका अस्तित्व है कि नहीं, क्या यह संभव है कि नहीं, ये पता लगाना है आपको। तो संभव अगर होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा, संभव नहीं होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आएगा। तो हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल देता है, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, यहाँ निकाला जाए। b का मान है हमारे पास, या पहले लिख लेते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 16 और c की वैल्यू 108, ठीक है ना बेटा। देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 16x माइनस एक्स स्क्वायर 16 चौक 64 प्लस 4, ठीक है, माइनस 60, 48 इधर से आ गया, 8 6 4 10, ठीक है बेटा, कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही है। वैसे आप कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला जाए, b का मान है माइनस 16 स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1, c का मतलब 108, तो ये हो जाएगा 256 माइनस 4 इंटू 108, तो 4 8 32 3 4 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 4 3 2 में से 256 घटेगा तो 12 में 6 हो गया 6, यहाँ बच गया 2, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ बच गया 3 1, माइनस 176 जो कि कैसा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, एक ऋणात्मक नंबर आ रहा है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है बेटा, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान हमने निकाला है ना वो कैसा आ गया, माइनस में आ गया, एक निगेटिव नंबर आ गया। तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान एक निगेटिव नंबर आ जाए तो फिर वह स्थिति संभव नहीं है, जो उसके मूल होंगे वो कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, इसलिए यह स्थिति जो होगा संभव नहीं होगा। लेकिन इसमें आपने देखा कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हम निकालते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाएगा और x का मान भी हमने निकाला तो दोनों नंबर जो है पॉजिटिव आ गए, इसका मतलब यह जो है संभव है। जैसे यहाँ पे भी आप एक चीज कर सकते थे ऐसे, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान तो 0 हो जाएगा, c का मान माइनस 800 हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे ना तो वो 0 से बड़ा आएगा, इसलिए यह जो स्थिति है वो क्या है, संभव होगी। लेकिन यह वाली स्थिति संभव नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ी जाए। अब हम लोग सवाल नंबर 5 जो है उसको हल करेंगे। और सवाल नंबर 5 क्या है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्या है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई अलग अलग चीजें हैं, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, लेकिन जो परिमाप है ना वो 80 दिया है। तो देखिए पार्क का परिमाप 80 मीटर यानी 2x प्लस y इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। और तब ये क्या हो जाएगा, 80 बटा 2 40, x प्लस वाई का मान आ गया हमारे पास 40 और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, x इंटू वाई ये दिया है 400। तो यहाँ से अगर हम
x का मान निकाले तो 40 माइनस वाई हो जाएगा। तो x की जगह पर हम क्या रख लेंगे 40 माइनस वाई इंटू वाई, ये हो जाएगा 400। ये क्या हो गया 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 40 वाई माइनस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस है तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग जो है गुणनखंड से या द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है उससे x y का मान निकाल लेंगे। y का मान निकालेंगे यहाँ पे रख लेंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, पहले हम लोग a b c का मान निकालें। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 और c इज इक्वल टू 400। ठीक है, c इज इक्वल टू 400। ठीक, तो x y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 माइनस बी, यानी b का मान माइनस है तो ये प्लस 40 हो जाएगा, b स्क्वायर यानी माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a का मतलब 1, c का मतलब हो जाएगा 400 बाई 2। 40 प्लस माइनस 1600 माइनस 1600, क्योंकि 4 इंटू 4 वही हो जाएगा बाई 2। तो ये आ गया 40 बाई 2, क्योंकि 1600 माइनस 1600 तो 0 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 20 मीटर। किसका मान मिला है y का मान हमको 20 मीटर मिल गया, और y का मान जब 20 मीटर मिल गया तो x का मान निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो x का भी मान आ गया 20। तो ऐसे पहले ना लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं। माना कि आयत की या पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तब पार्क का परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर, ये निकल गया। अब x y का मान 20 मीटर, यानी चौड़ाई जो है 20 मीटर और x लंबाई है तो लंबाई भी जो होगी 20 मीटर ही होगी। अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर होगा। आएगा समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह भी कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज 4.3 में केवल यही 5 सवाल दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं।